वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नजमुल इस्लाम, डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ डायबिटीज़ एंडोक्रोनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म आखान यूनिवर्सिटी। और आज उनसे हम बात करें, आज 14 नवंबर है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है और उसी पे आज हम शो कर रहे हैं। आज पूरा दिन हम इसी पे बात करेंगे। अगर आपकी कोई डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि उसका क्या हल है और उसके लिए क्या किया जा सकता है। मैंने आपसे डॉक्टर साहब पूछा था इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस के बारे में कितनी रेजिस्टेंस को थोड़ा एक्सप्लेन करें। और देखिए, इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज में बनता है जी। इसका काम जो है वो ये होता है कि जो खून में शुगर होती है जी, हमारी बॉडी में क्या रोल है? जो शुगर आप खाने पीने से पैदा होती है और वो खून में आती है उसको जो है वो टिश्यूज़ के अंदर लेके जाती है, सेल्स के अंदर, जहाँ वो सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि इंसुलिन टिश्यूज़ पे सही तरह से काम नहीं कर पाती बहुत से वजूहात की वजह से। और नतीजा ये होता है कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होती है एक वही काम करने के लिए जो कि कम इंसुलिन से हो जाता है नॉर्मल आदमी में। ठीक है, एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से फुरकान असलम बात कर रहा हूँ। जी फुरकान साहब, क्या हाल चाल है? बस अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं इंसुलिन ह्यूमलिन आर इलाई लिली की लगाता हूँ 20 यूनिट सुबह और 20 यूनिट रात को। ठीक है। तो एक और चैनल पे मैं प्रोग्राम देख रहा था, उनसे मेरी बात, उन्होंने कहा कि अफ्तारा क्लिनिक है हमारा, हम आपको दवाई देंगे और आप फिर इंसुलिन से हट जाएंगे। तो मैंने तो यही सुना था कि एक बार इंसुलिन लगनी शुरू हो जाए तो जिंदगी भर इंसुलिन लगानी पड़ती। तो इसके बारे में मैं आपके डॉक्टर साहब की एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहता हूं। ठीक है जी। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। जी, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं चाहता था कि जब ये जो है सवाल रेज किया जाता है कि मैं बात कर लूँ इस पर। देखिए, ये जो बात की गई कि क्योर, ये बेसिकली क्योर की बात हो रही है कि क्योर ऑफ डायबिटीज़ ये नामुमकिन है। फिलहाल जो है इस वक्त हमारी जो साइंस एडवांस की है उसमें ये मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा इस चक्कर में न पड़े। कंट्रोल करना है। अगर शुरू की स्टेजेस हैं तो टैबलेट्स पे कंट्रोल हो जाएगा, और अगर टैबलेट से नहीं कंट्रोल होता है तो इंसुलिन पे शिफ्ट करते हैं, और इंसुलिन पे जब शिफ्ट करते हैं तो फिर यूजुअली इंसुलिन पे रहना पड़ता है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी अच्छा हुआ इन्होंने ये सवाल रेज किया, मेरे दिमाग में था कि मैं आपसे पूछूंगी ये कि एक और बड़ा ये हमारे यहाँ शुरू हो जाता है कि आप होम्योपैथिक शुरू कर दें तो आपकी डायबिटीज़ कम हो जाएंगी, आपको इंसुलिन नहीं लगेगी, आप डायबिटीज़ से बिल्कुल निजात मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। और लोग उस चक्कर में वहीं जाते रहते हैं, होम्योपैथिक की दवाइयाँ खाते रहते हैं और फिर उल्टा ही कुछ हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इंसुलिन पे फिर आ जाते हैं, उस पर बात। हाँ, तो देखिए, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन ज़्यादा चाहिए होता है वही काम करने के लिए जो एक नॉर्मल आदमी में कम इंसुलिन से हो जाता है। और चूँकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, काम नहीं करती, शुगर लेवल बढ़ जाता है शुगर ब्लड में, और फिर वो स्पिल करता है यूरिन में भी। अच्छा, प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ होने का खतरा जो अभी हमने बात की, ये कितना कॉमन है? देखिए, ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट फिगर्स हैं। कहीं पे 3 to 4% प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है, कहीं पे 10% की भी फिगर है, कहीं उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी है। ये वेरी करता है। क्या वजूहत? देखिए, ये किस्म 2M डायबिटीज़ का पेश खैमा है बेसिकली, उसकी बिगनिंग है। ये उन औरतों में जिनको आगे चलकर किस्म 2M की डायबिटीज़ होनी है, उन्हीं में ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर कुछ हार्मोन्स ऐसे बनते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो लिहाजा ये जाहिर हो जाती है। डिलीवरी के बाद वो हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं, वो ठीक हो जाती है, लेकिन फ्यूचर में ये दूसरी प्रेगनेंसीज में दोबारा होती है। अच्छा, एक कॉल ले लेते, फिर इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हेलो। हाँ जी, हेलो। जी सुन रही हूँ मैं, कौन बात करें? हाँ जी, मैं मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ गुजरात से। जी बोलिए। मैं पूछना ये है कि क्या शुगर के मरीज के जो पाँव है वो काले हो जाते हैं? हाँ जी। या ये शुगर की वजह है? अच्छा, शुगर की वजह है तो डॉक्टर से पूछना कि इसका इलाज क्या है। अच्छा, बस यही सवाल है? हाँ, ये करते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करके। जी, पैर काले होना और इसकी क्या वजह है? देखिए, अगर वो काले से मकसद ये है कि जो पिगमेंटेशन डेवलप होता है पैरों में, वो जो छोटे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, अगर वो है तो वो डायबिटीज़ डर्मोपैथी की एक अलामत है। वो कोई तकलीफदेह नहीं होती, उससे कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होते, सिर्फ वो बुरा लगता है। अगर इनका काले से मुराद गैंग्रीन का है, हाँ। जो कि सड़ना होता है, वो भी काला हो जाता है बिल्कुल, तो वो तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो वो दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड कह रही थी कि अगर एक खातून को डायबिटीज़ हो गई है तो क्या बच्चे को भी वो अफेक्ट करेंगी अंदर?
जी, बच्चे को अफेक्ट करती है, इसीलिए हमें डाइट कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप नहीं कंट्रोल करेंगे तो एक तो बच्चे के साइज बड़ा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, बच्चे को जो है डिलीवरी में प्रॉब्लम्स होंगे, सीजरियन सेक्शंस के इम्कानात मदर में ज़्यादा होंगे। अच्छा, और फर्ज करें अगर मदर को पता ही नहीं है कि उसको डायबिटीज हुई है, हाँ, तो पता ही नहीं है, तो फिर यही सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो होंगे। और बच्चे में भी आ जाएगी। बच्चे में डायबिटीज़ नहीं आ जाएगी, लेकिन ये इसकी वजह से जो है मोटापा आ जाएगा और फिर वो डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी, और डिलीवरी के बाद बच्चे की शुगर लो हो जाती है। मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि बच्चे के अंदर तो नहीं आ जाती, कि लाइक बच्चे को क्या अफेक्ट होता है? डायबिटीज़ बजाते खुद फौरी तौर पे तो बच्चे को नहीं होती, लेकिन इनहेरिट हो जाए बाद में चलकर तो होगी, वो दैट्स अ डिफरेंट इशू। क्योंकि जब आप कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं ज़ाहिर है बाद में तो बच्चे को कभी ना कभी नहीं, इंसुलिन हम जब देते हैं डायबिटिक लेडीज को प्रेगनेंसी में, तो उसका कोई लॉन्ग टर्म नहीं है उसका, कोई ताल्लुक नहीं है, उसके डायबिटीज होना उसका ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फ्यूचर में डायबिटीज। अच्छा डॉक्टर साहब, वही बात मैं दोबारा करूंगी कि हम ये अवेयरनेस का करें बात, तो अवेयरनेस में क्या इस चीज़ को आप हाईलाइट करेंगे, फोकस करेंगे कि हम सबको, हमारी पूरी आवाम जो हमें देख रही है, जो हम लोग हैं, इसको लाइट ना लें, हम होने से पहले ही अपने ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट ये कराने चाहिए हर 2 महीने बाद? हर 2 महीने बाद तो नहीं, लेकिन बहरहाल कुछ कैटेगरीज के लोग हैं जो हाई रिस्क हैं, जिनको डायबिटीज़ होने में, उनको चाहिए कि वो अलामात का इंतज़ार न करें और अपना टेस्ट कराएं। वो कौन से ग्रुप हैं? ये वो हैं जिनके ख़ानदान में डायबिटीज़ है, वो जो मोटे हैं, जिनकी उम्रें जो है 25-30 साल से ज़्यादा हैं, जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हुई है, ये वो 4-5 ग्रुप्स हैं जिनको अपनी शुगर चेक करानी चाहिए, और अगर वो नॉर्मल आते हैं तो अगले 2-3 साल के बाद फिर से रिपीट करें, लेकिन हर 2 महीने में टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, रेशो क्या है? औरतों में ज़्यादा है डायबिटीज़, बच्चों में है या मर्दों में? नहीं, देखिए डायबिटीज़ मर्द और औरत में तकरीबन बराबर है, तकरीबन बराबर। सही, अच्छा ठीक है। और नज़र कमज़ोर होने का इसमें कितने चांसेस हैं? देखिए डायबिटीज़, एक तो ये कि डायबिटीज़ की शुगर बढ़ जाती है, उसकी वजह से धुंधलापन हो जाता है, ये तो फौरी इफेक्ट आता है। ठीक है। लेकिन जब शुगर अनकंट्रोल रहती है बरसों, तो उसके 2 इफेक्ट्स आते हैं आंखों पे। एक तो ये मोतिया, जो कि हर बुढ़ापे में होता है, सभी को होता है, ये डायबिटिक्स में वक्त से पहले होता है, उसकी वजह से नज़र कमज़ोर हो जाती है। दूसरा जो है ये पर्दा, रेटिना जिसे कहते हैं, वो डायबिटीज़ की वजह से अफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, बीनाई परमानेंटली डैमेज भी हो सकती है। तो ये 2 तरीके से बीनाई इफेक्ट। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब मैं फिदा हुसैन बोल रहा हूँ कराची से। जी बोलिए। हाँ, मुझे एक बात पूछनी थी कि मुझे शुगर है काफी, तकरीबन 10 साल हो गए। हाँ। तो लेकिन ये कि अभी मैं इंसुलिन पे हूँ, लेकिन मेरे पैर और ये टांगे जो है ना, ये सुल रहती हैं, ठीक, सेंसलेस रहती हैं। ठीक। तो मुझे वो पता करना था कि मैं उस सिलसिले में क्या करूँ कि ये इसको मैं कंट्रोल कर सकूँ। शुगर लेवल मेरी नॉर्मल कंट्रोल रहती है और इंसुलिन से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो आप ये क्या पूछना चाह रही हैं कि टांगों का दर्द की चला नहीं जा रहा? नहीं, सेंसलेस हो जाते हैं, जैसे बॉटम है, टांगे हैं, ये सेंसलेस हो जाती हैं। अच्छा ठीक है। डेफिनेटली ये आर्टरीज की वीकनेस की वजह से, लेकिन मैं क्या करूँ इस सिलसिले में। थैंक यू सो मच। टेबलेट वगैरह ले रहा हूँ और ग्लूकोफेज ले रहा हूँ, उसके अलावा। सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपको अभी ऑन जवाब देते हैं। जी देखिए, ये जो बता रहे हैं कि इनको जो पैरों में जो सुनपन है और एहसास कम हो गया है, तो वो बेसिकली डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ है। इनको डायबिटिक न्यूरोपैथी के अलामात हैं ये, और ये जो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ इनका काफ़ी ज़्यादा है, 10 साल हो गए हैं, और इसकी वजह से ये हुआ है। अब इसको हम नॉर्मल तो नहीं कर सकते, लेकिन इनको कुछ एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी, जिससे ये अपने पैर को मतलब किसी कॉम्प्लिकेशन से, मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। वो जो चीज़ें हैं फुट केयर के मुतालिक है कि रोज़ाना अपने पैर का मुआयना करें सोते वक्त, ताकि कोई ज़ख़म वगैरह है तो बर वक्त डॉक्टर से रुजू कर लें। रात के सोते वक्त जो है अपने पैरों पे कोई लोशंस वगैरह या वैसलीन या पेट्रोलियम जेली मॉइस्चराइजर लगाएं, ताकि जो क्रैक्स खासकर सर्दी में होते हैं वो ना हो, इसलिए कि वहीं से बैक्टीरिया की एंट्री होती है। तीसरा ये कि जो है वो नंगे पैर कभी ना चलें, इसलिए कि इनका एहसास कम हो गया है। दूसरा ये कि जूते वगैरह जो है वो कंफर्टेबल जूते, सामने से थोड़े से चौड़े वो पहने, हाई हील न पहने हर वक्त। नहीं, हाई हील पहने ही नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, तो आप खवातीन के लिए बहुत प्रॉब्लम। जी, अगर है और है तो बहरहाल हमें अपनी सेहत से ज़्यादा जो है वो कोई और चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती। और नोकीले जूते नहीं पहनने चाहिए, मोज़े के साथ, और वो भी कॉटन का मोज़ा होना चाहिए। ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल, बाज़ लोग अपने कॉर्न्स वगैरह को खुद ही काटने बैठ जाते हैं, वो ना करें। नया जूता पहने तो एक साथ पहन के
कई घंटे ना इस्तेमाल करें, बल्कि 1-2 घंटे के बाद उसे चेंज कर दें, क्योंकि इनका एहसास कम हो गया है। इनका अगर नए जूते से पैर कट रहा होगा तो इनको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल। और फिर शाम को जब उतारेंगे पता लगेगा भी तो आबला पड़ गया और जख्म बन गया। बिल्कुल जी, तो ये सारी इनको प्रिकॉशंस लेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप शो पे आए और इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब तो इजाज़त ले रहे हैं, इसके बाद ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी बुशरा मुश्ताक, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट को कैसी खुराक लेनी चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और जो इसके शिकार हैं डायबिटीज़ के, वो इस सेगमेंट को प्लीज़ मिस ना करें, ताकि उनको पता चले कि उनको कैसी डाइट लेनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।